हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो है क्लास 11th के लिए। चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। मैंने पिछली वीडियो में आपको बॉन्ड पैरामीटर्स कराए थे और उसमें काफ़ी सारे सब टॉपिक कराए थे। उन सब टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम आगे पढ़ रहे हैं, आगे सब टॉपिक कर रहे हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स एंड पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स। तो ये सब टॉपिक अभी कंटिन्यू है बॉन्ड पैरामीटर्स टॉपिक के अंदर। स्टार्ट करेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। अगर ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर से। तो रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट है क्या? रेजोनेंस तब आता है जब एक सिंगल स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल को प्रॉपर्ली डिफाइन या कहो डिस्क्राइब नहीं कर सकता। तो जब एक सिंगल स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली मॉलिक्यूल को एक्यूरेटली प्रॉपर्ली डिस्क्राइब नहीं कर सकता तो रेजोनेंस उस टाइम काम करता है, रेजोनेंस कॉन्सेप्ट उस टाइम आता है। रेजोनेंस में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए जाते हैं, उनकी एनर्जी सिमिलर होती है, यानी जो भी स्ट्रक्चर्स बनाए जाएंगे उनकी एनर्जी सिमिलर होगी। पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई में कोई चेंज नहीं होता, यानी उनकी जो पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई है वो भी सिमिलर होगी। बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो भी सबके सिमिलर होंगे, यानी कोई चेंज नहीं किया जाता। यानी अगर मान लीजिए बॉन्डिंग पेयर 2 है तो हर एक स्ट्रक्चर में बॉन्डिंग पेयर 2 ही रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये जो स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं इन्हें बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, और इन स्ट्रक्चर्स का एक हाइब्रिड होता है। कह लो दोनों स्ट्रक्चर्स को एक तरह से कंबाइन सा कर लेते हैं और उनसे बनता है रेजोनेंस हाइब्रिड। इन सब को मैं अच्छे से आपको एक एग्जाम्पल के साथ रिप्रेजेंट करूँगी, प्रॉपर्ली डिस्क्राइब करूँगी। रेजोनेंस के अंदर जो भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए जाते हैं उनके बीच में इस तरह की डबल हेडेड एरो बनाई जाती है, तो ये रेजोनेंस को डिस्क्राइब करती है। तो रेजोनेंस को अगर आप रिप्रेजेंट करते हो तो इस एरो से आप रिप्रेजेंट करोगे। नाउ एग्जाम्पल है ओजोन। ओजोन होता है O3। अब देखिए यहाँ मैंने 2 स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, इन 2 स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, और रेजोनेंस शो करना है तो बीच में डबल हेडेड एरो बनाया गया है। नेक्स्ट इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनाऊंगी उसे कहूँगी मैं रेजोनेंस हाइब्रिड। अब समझते हैं कि रेजोनेंस की कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में। अब ओजोन है O3 रिप्रेजेंट कर दिया। अब ओजोन 3 के एक स्ट्रक्चर में देखिए, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है। इस डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है 121 पिकोमीटर एंड सिंगल लेंथ की है 148 पिकोमीटर। ये मेजरमेंट्स याद रहें तो ठीक, और ना रहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब सेकेंड स्ट्रक्चर में क्या करोगे, डबल बॉन्ड को जहाँ सिंगल बॉन्ड था वहाँ शिफ्ट कर दो और जहाँ डबल बॉन्ड था वहाँ सिंगल बॉन्ड शिफ्ट कर दो, तो बन गए 2 कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। देखो अब यहाँ सिंगल यहाँ डबल, दूसरे में डबल सिंगल। अब यही 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल है, और तो हम डबल कहीं भी शिफ्ट या सिंगल बॉन्ड को शिफ्ट नहीं कर सकते, तो हमारे पास सिर्फ 2 ही कैनोनिकल स्ट्रक्चर पॉसिबल है। अब दोनों के हाइब्रिड कैसे बनाओगे? अब हाइब्रिड कैसे होगा, देखो यहाँ पर सिंगल है, यहाँ पर डबल, तो हाइब्रिड में क्या होगा, एक पहले लाइन खींच लीजिए जिस सिंगल बॉन्ड, सिंगल है ना और डबल है, सो हम बनाएंगे इस तरह से डॉटेड लाइन। ये साइन होता है पार्शियल डबल बॉन्ड का, क्योंकि ये जो लेंथ है, ये जो आपको बॉन्ड दिख रहा है, ये इसमें तो सिंगल है बट यहाँ तो डबल है ना, ये पूरी तरह से सिंगल रहा ना पूरी तरह से डबल रहा, तो हम बोलेंगे पार्शियल डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलरली ये डबल बॉन्ड है और ये सिंगल बॉन्ड है, तो ना ये पूरी तरह से सिंगल है ना पूरी तरह से डबल है, तो उनके बीच का हो गया, सो हम इसको भी इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सो ये है रेजोनेंस हाइब्रिड। अब रेजोनेंस की मदद से ओजोन का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया जा सकता है।
रेजोनेंस जो होता है वो मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करता है। जितना ज़्यादा रेजोनेंस इफेक्ट होगा मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। अब जो एनर्जी होती है रेजोनेंस हाइब्रिड की वो हमेशा कम होती है। किससे? एनर्जी ऑफ किसी भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर से। तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड की अगर एनर्जी कंपेयर की जाए तो रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी कम होती है और इसी वजह से रेजोनेंस मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करता है। तो रेजोनेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी होगी। रेजोनेंस जितने भी एवरेज कर देता है बॉन्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स को। रेजोनेंस एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज कराती हूँ। रेजोनेंस तब आता है जब एक स्ट्रक्चर इनफ नहीं होता मॉलिक्यूल को प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट करने के लिए, तब रेजोनेंस आता है। नेक्स्ट कम पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स। पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स एक प्रॉपर्टी होती है ऑफ बीइंग पोलर। पोलर हम एक जनरल भाषा में कहें तो जब भी मॉलिक्यूल्स पे प्लस या माइनस के चार्जेस आते हैं, जब भी मॉलिक्यूल पे चार्जेस आते हैं तो हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल है पोलर। अब हम कहते हैं कि कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक 100% कोवलेंट अगर होता है तो वो एक आइडियल मॉलिक्यूल है। बट रियलिटी में कोवलेंट के अंदर भी आयनिक नेचर, आयनिक कैरेक्टर पाया जा सकता है। आयनिक बॉन्ड के अंदर, आयनिक कंपाउंड के अंदर कोवलेंट कैरेक्टर पाया जा सकता है। तो रियलिटी में बॉन्ड्स के अंदर मिक्सचर हो सकता है, यानी आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवलेंट बॉन्ड भी हो सकता है, यानी कोवलेंट बॉन्ड नहीं, कोवलेंट कैरेक्टर हो सकता है, और कोवलेंट बॉन्ड के अंदर आयनिक कैरेक्टर हो सकता है। अब जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो दो तरह में है, नॉन पोलर एंड पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब पहला पढ़ेंगे हम नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, H2O2 F2। अब F का एग्जाम्पल लेते हैं हम, F2 का। दोनों एटम्स सेम हैं, सेम एलिमेंट के हैं, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हुई। तो इलेक्ट्रॉन ना इसके पास जाएंगे ना इसके पास, बीच में ही रहेंगे। तो हम कहेंगे कि जो आप इन दोनों ने जो इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं वो दोनों से बराबरी से अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इनमें तो कोई नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज डेवलप नहीं होगा, तो इसे कहेंगे नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। बट बारी आती है पोलर कोवलेंट बॉन्ड की, जिसमें एग्जाम्पल है HF ने एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने आपस में शेयर किया और बन गया कोवलेंट बॉन्ड। बट H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो यानी फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा सा अट्रैक्ट कर लेगा, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा, तो उस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव। इससे इलेक्ट्रॉन दूर गए हैं, सो इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो चार्जेस डेवलप हुए हैं, तो आप कहोगे पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ध्यान रहे ये इलेक्ट्रॉन्स दोनों ने आपस में तोड़े नहीं हैं, इलेक्ट्रॉन अभी भी इन दोनों के बीच में ही हैं। बट ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो दोनों ने आपस में शेयर किया है, वो इसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है और इसकी तरफ कम अट्रैक्ट होता है। नाउ अब पोलराइजेशन की वजह से मॉलिक्यूल में आएगी डाइपोल मूवमेंट, और डाइपोल मूवमेंट को इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये ग्रीक लेटर होता है। अब ये डाइपोल मूवमेंट का कैसे निकाला जाता है? इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, जितने भी चार्जेस होंगे उनका जो भी नंबर होगा उसको मल्टीप्लाई डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। पॉजिटिव और नेगेटिव जो आपके सेंटर्स होंगे, देखो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन का मतलब है जो डिस्टेंस होगा सेंटर्स के बीच में, किनके सेंटर्स के बीच में? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के सेंटर्स के बीच में।
तो एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों के सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो यहाँ आपको लिखना है। चार्जेस और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करना है और आपको मिल जाएगा डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट को एक्सप्रेस किया जाता है डी बाई, यानी डी उसको डी बाई को डी में लिखा जाता है। जब आप मीटर को एम लिखते हो वैसे डी बाई को डी में लिखते हो, तो ये है डायपोल मोमेंट की यूनिट। डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। डायपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से। अब देखिए एच एफ है, ठीक है। एच जो है वो एक्वायर करता है पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इसकी नेगेटिविटी होती है कम। तो ये जो एरो है आप ऐसे बनाइए, ठीक है। जो जिसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव आने वाला है उस पर ये वाला साइन आएगा और जिस पे नेगेटिव साइन आने वाला है उस पर ये वाला आएगा। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ऑब्वियसली इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो आप इस पर एरो दिखाएंगे। इस पर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ऑब्वियसली इस पर चार्ज पॉजिटिव आएगा, तो आप एरो का ये वाला पोर्शन आप इस पर दिखाएंगे। तो देखिए याद रखने के लिए बहुत सिंपल है, प्लस का साइन प्लस के ऊपर और बचा हुआ साइन दूसरे के ऊपर आ जाएगा। डायपोल मोमेंट एक तो डिपेंड करता है इंडिविजुअल, हर एक की बॉन्ड डायपोल मोमेंट पे डिपेंड करता है, बट उसके साथ साथ वो डिपेंड करता है ये बॉन्ड्स किस तरीके से अरेंज हो रखे हैं। फॉर एग्जांपल देखिए वाटर मॉलिक्यूल। अब वाटर मॉलिक्यूल जो होता है इसमें बेंड स्ट्रक्चर होता है। ये रहे O, H और H और दो लोन पेयर और होते हैं। अब इसमें हम डायपोल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पहले एक लाइन खींचे। O पे नेगेटिव चार्ज आएगा सो इस तरीके से, और इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा इस तरीके से, सिमिलरली इस तरीके से। सो अब दोनों का हम एक रिजल्टेंट निकालेंगे। अब दोनों का किस डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में है, ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी एक डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम निकालेंगे इसका रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। देखो ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इस डायरेक्शन के अंदर होगा। तो ये है इसका रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट जो इस डायरेक्शन में पाया जाएगा। नाउ डायपोल मोमेंट जो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे जिनके अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, उनके लिए डायपोल मोमेंट यूजुअली 0 होता है। जैसे कि एग्जांपल है BeF2। अब कोई लोन पेयर नहीं है, प्रॉपर्ली सारे इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हो गए हैं इस सेंट्रल एटम के। अब क्या करोगे, देखो डायपोल मोमेंट कैसे होगा, इसका और इसका। अब ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये हो गया, तो ये ऑब्वियसली आपका एक्वायर करेगा ये पॉजिटिव चार्ज, सिमिलरली इसके तरफ भी, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ बना देते हैं। अब देखिए ये कुछ नहीं है, अब ये एक तरफ है ये एक तरफ है, यानी दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और इसलिए डायपोल मोमेंट आता है 0। अब देखिए इन दोनों का, इन सब के पहले डायपोल मोमेंट बना देते हैं। अब सबसे पहली बात तो ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, और मैंने कहा था जिनमें मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल्स होते हैं उनका डायपोल मोमेंट यूजुअली 0 होता है। अब देखिए सेंट्रल एटम है, कोई लोन पेयर कुछ नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हो रखे हैं, तो ये है सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। इसका डायपोल मोमेंट कितना आएगा, 0। अब देखिए, अब देखो ये दोनों एक डायरेक्शन में है तो दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में चला जाएगा। अब ये वाला इस डायरेक्शन में चला जाएगा तो ये वाला इस डायरेक्शन में, और दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में। अब डायरेक्शंस तो एक दूसरे के ऑपोजिट है तो ये एक दूसरे को करेंगे कैंसिल और डायपोल मोमेंट आएगा 0। नेक्स्ट है डायपोल मोमेंट को हम कंपेयर करने वाले हैं दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, एक है NH3 और एक है NF3। अब इसका डायपोल मोमेंट कम होता है NF3 से। ऐसा क्यों होता है इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में। ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो ये पिरामिडल शेप होता है। आप सबसे पहले देख लीजिए फ्लोरीन नाइट्रोजन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है।
फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और नाइट्रोजन से फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो यानी जो एरो का साइन होगा वो इस तरफ होगा और जो प्लस वाला साइन होगा वो इस तरफ होगा, ठीक है। वैसे ही NH3 के अंदर देखिए, N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो एरो इस तरफ होगा और इसकी कम है इसलिए ये वाला प्लस साइन इस तरफ होगा। सिमिलरली सबके इस तरह से बनेंगे। अब जो लोन पेयर है वो ऊपर की तरफ है तो इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो ऊपर की तरफ होगा। जिस डायरेक्शन में लोन पेयर होता है उसी डायरेक्शन में उनका डाइपोल मोमेंट होता है। अब देखिए इन तीनों का रिजल्टेंट क्या है, ऊपर की तरफ, और डाइपोल का भी जो लोन पेयर का डाइपोल मोमेंट है वो भी है ऊपर की तरफ, यानी सबकी डायरेक्शन एक तरफ है तो इनकी डाइपोल की वैल्यू ऑब्वियसली ज़्यादा आएगी। बट NF3 को देखते हैं। NF3 के अंदर पहले आप बनाएंगे स्ट्रक्चर। अब इस तरह से बनेगा इसका डाइपोल मोमेंट तीनों बॉन्ड्स का एंड लोन पेयर। अब देखिए तीनों का रिजल्टेंट है नीचे की तरफ, जबकि लोन पेयर का है ऊपर डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट। तो दोनों का जो डायरेक्शन है वो ऑब्वियसली ऑपोजिट है तो डाइपोल की मूवमेंट ऑब्वियसली कम आएगी। तीनों का रिजल्टेंट है ये और ये सिंगल एक लोन पेयर है, ठीक है। सो ऑब्वियसली इनकी डायरेक्शन में आप लोग ऑपोजिट डायरेक्शन देख पा रहे हो तो डाइपोल की वैल्यू इस वजह से कम हो जाती है। नेक्स्ट, पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड्स वो डिस्कस किए गए थे फ्राजन ने रूल्स के टर्म्स में। अब रूल्स क्या था देखते हैं। जितना कैटायन छोटा होगा और एनायन जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। यानी अगर मैं बात करूँ, मान लीजिए एक है Na+ और एक है एल्यूमिनियम 3+, ठीक है। अब देखिए कैटायन का चार्ज इसका छोटा होता है, जिसका कैटायन का साइज छोटा होगा उतना ज़्यादा आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। एनाइन की बात करें तो एनाइन का देखते हैं, एक F नेगेटिव है और एक Cl नेगेटिव है तो कौन बड़ा है, ये बड़ा है। तो जितना एनाइन बड़ा होगा कैटायन छोटा होगा उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा आयनिक बॉन्ड के अंदर। नेक्स्ट, कैटायन पे चार्ज जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा आयनिक बॉन्ड के अंदर। यानी अगर एक कैटायन है जिस पे चार्ज है 2 पॉजिटिव और एक पे है 3 पॉजिटिव, तो 3 पॉजिटिव वाला चार्ज बड़ा हुआ तो उसके अंदर जो आयनिक बॉन्ड होगा उसमें ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। थर्ड है कि अगर कैटायन सेम साइज और चार्ज के हैं तो कैसे कंपेयर किया जाएगा। तो जिस एलिमेंट के अंदर, जिस कैटायन के अंदर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, ये कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिशन मेटल की होती है और जिसके अंदर ये कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगा ज़्यादा पोलराइजिंग। किससे? जिसके पास इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट होती है। ये कॉन्फ़िगरेशन एल्कली या एल्कलाइन अर्थ मेटल की नॉर्मली होती है। देखिए मान लीजिए मेरे पास है स्कैंडियम+, ठीक है। अब स्कैंडियम नॉर्मली होता है, ये होता है एक ट्रांजिशन मेटल और इसमें हम लिखते हैं इस तरह से, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा था मैंने NS, ठीक है। अब ये है N-1। अब देखिए N क्या है 4, तो N-1 कितना हुआ 3। तो ये बात समझ आई कि N और N-1 का मतलब क्या होगा, ठीक है। अब इसके बाद है NSO। अगर मैं इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालूं, फॉर एग्जांपल सिर्फ समझने के लिए ही करा रही हूँ ये चीज़ मैं आपको एक एग्जांपल हाइपोथेटिकली लेती हूँ। मान लीजिए कोई भी एक एलिमेंट है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये वाला,
ठीक है। अब मैं इसके ऊपर 3 पॉजिटिव लेके आने वाली हूँ। अब 3 पॉजिटिव का मतलब है कि 3 इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं। तो पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाले जाते हैं, उसके बाद अगर और इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो फिर वो यहाँ से निकाले जाते हैं। सो हमारे पास हो गया 4s 0 और 3d क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाले, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाला, हो गया। तो ये कॉन्फ़िगरेशन है ऐसे वाली। n-1 देखिए 3d हो गया, ठीक है। ns 0 था, यहाँ देखिए 4s 0। और ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एक नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो जिनके पास ये कॉन्फ़िगरेशन होगी वो ज़्यादा पोलराइजिंग होंगे एज़ कम्पेयर टू जिनके पास ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। अब देखिए सोडियम है, सोडियम प्लस की बात करें जो एल्कली मेटल में आता है। अब प्लस का साइन है तो इसमें क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है। अब सॉरी एक ना 3d 3s1 होता है, हाँ ये करेक्ट है, ओके। नाउ एक इलेक्ट्रॉन गया, यानी एक, ये सिंपल मैंने Na का बताया है, ठीक है। अब बारी है Na प्लस की। Na प्लस की यानी एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो यहाँ से निकलेगा, तो बचा क्या ns2 np6। देखो n n है यानी दोनों वाले जो s और p के दोनों इक्वल होने चाहिए, दोनों n बराबर होने चाहिए। जबकि आपने यहाँ क्या देखा था, अगर ये 4 था तो ये कितना हो गया था 3, बट इसके अंदर क्या है, अगर ये 2 है तो दूसरा भी 2 होगा, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो। तो ये केटायन है और इसके पास कौन सी कॉन्फ़िगरेशन आ गई, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गई। तो दोनों के बीच में हम किससे मानेंगे ज़्यादा पोलराइजिंग, मानेंगे इससे ज़्यादा पोलराइजिंग। अब एक फिनोमेना पढ़ोगे आप, केटायन पोलराइज करता है एनायन को, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को अपनी तरफ पुल करता है और इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस को दोनों के बीच में बढ़ा देता है, और ये होता है कोवलेंट बॉन्ड के अंदर। देखो ये केटायन है, देखो होता क्या है, एक तरफ केटायन है और एक तरफ एनायन है। अब दोनों आपस में एक साथ बॉम्बार्ड में एक दूसरे से टकराते हैं। जैसे टकराएंगे एनायन के इलेक्ट्रॉन्स डिस्टर्ब हो जाएंगे, और डिस्टर्ब होने के बाद दोनों की जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों के बीच में आ जाएंगे। पहले इसके पास अपने इलेक्ट्रॉन, इसके पास अपने इलेक्ट्रॉन। जैसे ही दोनों आपस में टकराते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स, इसमें जो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन थी वो डिस्टर्ब हो जाती है और इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में आ जाते हैं। अब जैसे इलेक्ट्रॉन बीच में आए तो यानी इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे कि भाई शेयर्ड हुए हैं, तो आ जाएगा कोवलेंट कैरेक्टर। ये सिंपली आप कहिए, शेयर्ड मत कहिए, आप सिंपली कहिए कि कोवलेंट कैरेक्टर्स में कोवलेंट बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, दोनों एटम्स के बीच में होते हैं, करेक्ट। अब जैसे केटायन एनायन से टकराएगा, एनायन के इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्ब हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में आ जाएंगे, और जैसे इलेक्ट्रॉन बीच में आ गए तो समझ लो कोवलेंट कैरेक्टर आ चुका है। तो इस तरीके से केटायन जितना छोटा होगा, एनायन जितना बड़ा होगा, उतना ज़्यादा ये इफेक्ट आएगा। लास्ट कौन से फैक्टर ये बताते हैं कि कितना परसेंटेज कोवलेंट कैरेक्टर आएगा आयनिक बॉन्ड के अंदर, वो 3 फैक्टर्स हैं। पहला पोलराइजिंग पावर, पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन एंड एक्सटेंट ऑफ डिस्टॉर्शन ऑफ ए नेगेटिव, जो मैंने आपको अभी भी कराया है। देखो इसे कहते हैं पोलराइजेशन इफेक्ट। तो कितना पावर इसकी है, कितनी इसकी पोलराइजेबिलिटी हो रही है, कितना दोनों के बीच में डिस्टॉर्शन हो रहा है, वो सब बताएगा कितना कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है आयनिक बॉन्ड के अंदर, जो मैंने आपको अभी कराया था, ठीक है। कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। एंड थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, एंड इस वीडियो को ज़रूर शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।